अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये सीड रिब स्टिच में हैट बनाना सिखाऊंगी। एडल्ट साइज़ में बनाऊंगी और स्मॉलर साइज़ और लार्जर साइज़ के स्टिच काउंट में आपके साथ शेयर करूंगी। मैं इसको डीके वेट यान में डबल स्ट्रैंड के साथ बना रही हूँ, जिसका मतलब है कि ये ज़्यादा डेंस बनेगी। और आप अगर डीके वेट की डबल स्ट्रैंड नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप स्पोर्ट्स वेट या फिर चंकी यान भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपका जो नीडल साइज़ है वो यान के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और इसको रीसाइज़ करना बहुत आसान है, मल्टीपल ऑफ फोर्स में बनेगी। तो आप इसके साइज़ को बड़ा छोटा करने के लिए सिर्फ 4 का मल्टीपल ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे अच्छा, ये गान स्टूडियो के ऊपर रिटन पैटर्न था जिसको मैंने फ़ॉलो किया है, इंस्पिरेशन वहीं से ली है। मैंने उसको सिर्फ अपने साइज़ के और यान के हिसाब से एडजस्ट थोड़ा सा किया है। तो अगर आपको रिटन पैटर्न के साथ काम करना ज़्यादा आसान लगता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आपको वो वहाँ से उसका रिटर्न पैटर्न मिल जाएगा। आप उसको वहाँ से भी देखकर कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम इसको शुरू करते हैं। को बनाने के लिए मैंने इम्पोर्टेड यान लिया है और मैं इसकी डबल स्ट्रैंड इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने इसको सेट करके रखा होगा, डबल स्ट्रैंड है। एक मैंने निकाली है अंदर से, ये देखिए, एक ये यहाँ इसके अंदर से निकल रही है और एक मैंने इसके ऊपर से उतारी है। डबल स्ट्रैंड मैं इस्तेमाल करूँगी और राउंड में मैं बनाने लगी हूँ। अच्छा, राउंड में क्यों मैं बना रही हूँ? राउंड में मैं इसलिए बना रही हूँ कि कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो राउंड में बनाने आसान होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हम कैप या हैट बनाते हैं ना, और उसको अगर हम सर्कुलर नीडल्स के ऊपर बनाएं तो वो सीमलेस बनती हैं। सीमलेस बनने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई सिलाई नहीं है। और अगर हमने उसके अंदर रिवर्सेबल पैटर्न इस्तेमाल कर लिया है, जैसे मैं इसको रिबिंग में बनाऊंगी, सीड रिब स्टिच में बनाऊंगी, तो ये रिवर्सेबल हो जाती हैं, दोनों साइड से पहने जाती हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है काम, एक सीना नहीं पड़ता, दूसरा हमारे पास एक ही पैटर्न में, एक ही कैप में हमारे पास दो पैटर्न आ जाते हैं और रिवर्सेबल हो जाती है। तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया। 5 mm की नीडल्स ली हैं मैंने और डबल स्ट्रैंड से इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, आप ना इसको थोड़े बड़े साइज़ की नीडल से भी बना सकती हैं, यानी 6 mm से भी बना सकती हैं, 5.5 से भी बना सकती हैं। मैंने कंपैरेटिवली छोटी नीडल्स ली हैं और उसकी वजह ये है कि मैं चाहती हूँ कि ये हैट है, सर पे पहननी है। इसका मकसद, हमारा सोल पर्पस हमारा इसको बनाने का ये है कि हमारे सर और हमारा कान जोन से हैं वो गर्म रहें। तो मैं चाहती हूँ कि ये डेंस बने, यानी उसकी जो बुनाई हो वो बहुत करीब करीब हो, मोटी हो, लूज़ ना हो। तो मैंने इस वजह से यान के कंपैरिजन में नीडल साइज़ छोटा लिया है। जर्मन ट्विस्टेड कास्ट ऑन का बस पर्पस सिर्फ ये होता है कि आपका ना कास्ट ऑन एज फ्लेक्सिबल आता है। अच्छा, मैंने ना 68 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं जर्मन ट्विस्टेड कास्ट ऑन मेथड के साथ। अब जब आपने सर्कुलर नीडल्स के ऊपर राउंड में काम करना है तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप राउंड को अटैच करें, इसको सर्कल में बनाएं, तो आपके पास इधर कोई ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे कोई ट्विस्ट होगा तो आपको सारा काम उधेड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपने शुरू में ही इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास कोई ट्विस्ट ना हो। तो आप इसको थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा ज़रा ज़्यादा टाइम देके इसको एक जैसा कर लें। ये देखें, ये जो आपका कास्ट ऑन एज है ना, ये सारा अलाइन है, अंदर की तरफ है। ठीक, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो वर्किंग अपना यान है ना, ये हमारा कास्ट ऑन एज है, ये स्ट्रैंड, ये जो अपना वर्किंग यान है, इसको आप इससे परे ले जाएं ऐसे, और इसको ऐसे पकड़ें, इसको भी अंदर रख के ऐसे पकड़ें, और ये
ये अब आपके पास वर्किंग पोजीशन में आ गया। ये धागा पीछे और ये ऐसे। अब आपने इसको सिलाई पे चढ़ा लेना है और आपने इसके साथ काम करना है। अभी हमने चूँकि शुरू किया है ना काम, तो हमारे पास इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। जब हम पैटर्न डालना शुरू कर देंगे तो ये सर्कल हमारे पास थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो हमें ये ऐसे वाइट निकालनी पड़ेगी। अब हमने अपने ये स्टिचेस जौन से हैं इसको अलाइन कर लिया है, और मैं चूँकि इसको सीड रिब में बना रही हूँ तो मैं इसके अंदर रिबिंग नहीं करूँगी, बल्कि अपना डायरेक्ट पैटर्न ही शुरू करूँगी। और जो सीड रिब है वो 4 स्टिचेस के ऊपर हम उस पैटर्न को डालते हैं और 2 रोज़ की पैटर्न रिपीट होती है। तो उसमें क्या है, उसमें आपने knit 2 stitches, 1 2, knit 2, पर्ल 1 और फिर knit 1। ये 4 स्टिचेस हो गए। इसी को आपने रिपीट करना है, ठीक। फिर knit 2, पर्ल 1, knit 1। इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने दूसरा राउंड शुरू करना है। ये देखें, आप चाहें तो यहाँ पे स्टिच मार्कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका यान है ना, जो लॉन्ग स्ट्रैंड है, ये आपको बता रही है कि यहाँ से आपका राउंड शुरू हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी ज़रूरत है। मतलब मैं नहीं डालती हूँ, आप डालना चाहें अपनी आसानी के लिए तो आपकी मर्ज़ी है। अब ये देखिए, हमने पहले राउंड में सीक्वेंस रखा था knit 2 पर्ल 1 knit 1। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो नेट स्टिच है इसको हमेशा नेट करना है पहले वाले को। अब 3 बचे ना, ये दरमियान वाला जो पर्ल है ये हमेशा पर्ल रहेगा, लेकिन दूसरे राउंड में इससे पहला स्टिच और इसके बाद वाला स्टिच, इसको हमने ऑपोजिट करना है। यानी हमारे पास नेट होगा तो इसको पर्ल करना है, पर्ल होगा तो नेट करना है। असल में हमने दूसरा स्टिच और चौथा स्टिच इसको सीड स्टिच में करना है। पहला स्टिच नेट ही रहेगा और तीसरा स्टिच पर्ल ही रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सीड रिब बनेगी। तो इसको अब हम करते हैं, ये नेट 1 हो गया, इसको नेट था तो ये पर्ल किया, ये पर्ल वाला हमेशा पर्ल ही रहेगा, और अगले वाला नेट को भी हमने पर्ल कर दिया, ठीक। अब ये वाला पहला स्टिच है, इसको नेट किया, दूसरा स्टिच नेट है, इसको अब हम पर्ल करेंगे, तीसरा स्टिच पर्ल है, इसको हमने पर्ल ही करना है, और चौथा स्टिच हमारे पास फिर से नेट स्टिच होगा, इसको हमने पर्ल करना है। तो हमारे पास ये सीड रिब स्टिच बनता जाएगा। नेट 1 पर्ल 3, सीक्वेंस हमारे पास ये बनेगा नेट 1 पर्ल 3। ये हमारे पास सीड रिब स्टिच बनना शुरू हो गया। वेरीगेटेड, एक तो वेरीगेटेड यान है इसलिए प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, और दूसरा भी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, दूसरा राउंड ही कर रहे हैं इसलिए भी प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। आप जब इसके 8 10 12 राउंड्स कर लेंगे तो ये खुद ही उभर के सामने आना शुरू हो जाएगा। और ये हमने यही 2 राउंड्स रिपीट करते जाने हैं, यहाँ तक कि हमारे पास हमारा जो हैट है, हमारी जो हैट की जो लंबाई है वो इस कास्ट ऑन एज से 8 इंचज़ तक हो जाए। एडल्ट साइज़ हम बना रहे हैं, 8 इंचज़ तक हो जाए। ये देखें, ये मैंने अभी आपको बताया है कि सीड रिब स्टिच ना 4 स्टिचेस का और 2 रोज़ की पैटर्न रिपीट है। अब हमने जो काम किया है ना अपनी निटिंग के ऊपर, उसको मैं आपको प्लॉट करना बताऊंगी
कॉपी के ऊपर। उससे ना आसानी ये हो जाती है कि आप ग्रेजुअली ग्राफ को पढ़ना सीख जाते हैं। ठीक, हमने पहले राउंड में क्या किया था, नेट किया था, 2 नेट किए थे, 1 पर्ल किया था और 1 नेट किया था। मुझे सबसे आसान ये लगता है, ये वाले सिंबल्स मुझे सबसे आसान लगते हैं क्योंकि ये आपको बता रहे हैं ना, आपको देखते साथ ही पता चल रहा है। नेट सिट्स में चेन बनती है इस तरह की, सही। तो ये जो लंबी लाइन है ना, ये आपके नेट स्टिच को शो कर रही है और पर्ल स्टिच में इस तरह के बम्प्स आते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके पर्ल स्टिच को शो कर रही है। फर्स्ट राउंड में हमने ये काम किया था। सेकंड राउंड में हमने क्या किया था, सेकंड राउंड में मैंने आपको बताया था कि जो पहला नेट स्टिच है उसको आपने नेट ही करना है और जो तीसरा पर्ल स्टिच है वो पर्ल ही होगा। लेकिन जो इस पर्ल के इर्द गिर्द स्टिचेस हैं वो ऑपोजिट होंगे, यानी यहाँ पे नेट था तो यहाँ पे पर्ल होगा, यहाँ पे नेट था तो यहाँ पे पर्ल होगा। अब जब हम इसको रिपीट करेंगे तो आप इस वाली लाइन को छोड़ें, पहली वाली लाइन को छोड़ें। ठीक, जो सीक्वेंस मैं आपको बता रही थी पैटर्न का उसके ऊपर चलें। पहले वाला नेट होगा, तीसरे वाला पर्ल होगा और पर्ल के इर्द गिर्द के उसके ऑपोजिट होंगे। ये पर्ल था तो ये नेट होगा, ये पर्ल था तो ये नेट होगा। ये बन गया है तीसरा राउंड, सही। अब हम इस तीसरे को और पहले को चेक करते हैं, ये हमारा सेम होना चाहिए। तो ये हमारा सेम ही है, सही। ये पैटर्न रिपीट आपने डालनी है। अब जब ये इतनी सी पैटर्न रिपीट आप कोई मैथ्स की कॉपी ले लें, उसके ऊपर लिख के इसको ऐसे अपने सामने रखेंगे ना तो आपको भूलेगा नहीं। देखें, जो थोड़ा सा इंटरमीडिएट या एक्सपीरियंस नेटर होगा उसको तो ये पैटर्न याद रखना मुश्किल नहीं है, उसके लिए वो सीक्वेंस एक दफ़ा फ्लो में आ जाएगा। लेकिन जो बिगिनर है उनके, ये सब मैं उनके लिए कर रही हूँ ताकि वो इनिशियली ही ना, मतलब सीखते हुए ही छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ सीखते जाएं, ताकि कल को जब वो कोई और ऐसा पैटर्न पढ़ें जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का चार्ट हो तो उनको थोड़ी सी नो हाउ हो कि इस चार्ट को पढ़ना कैसे, इसके सिंबल्स को कैसे पढ़ना है। अब इसका एक और फ़ायदा है, वो ये है कि अगर आपने इस डिज़ाइन को फ्लैट बनाना है, बैक एंड फोर्थ बनाना है, राउंड में नहीं बनाना, तो फिर क्या होगा, आपके पास, आपने शुरू ऐसे ही किया, नेट 2 पर्ल 1 नेट 1, ये आपकी पहली रो थी। ठीक है, अब आपकी सेकंड रो यहाँ से नहीं शुरू होगी क्योंकि आप फ्लैट काम कर रहे हैं, वो यहाँ से शुरू होगी, सही। तो हम ग्राफ पे तो इसको ऐसे ही प्लॉट करेंगे क्योंकि ग्राफ हम प्लॉट करते हैं फ्रंट पे, तो ये ऐसे ही होगा, ये 1 2 3 पर्ल होंगे और 1 नेट होगा। लेकिन आप अपने काम की उल्टी साइड के ऊपर ये काम कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि अगर सामने से ये 3 उल्टे हैं तो आपने क्या करना है, आपने इसको बैक साइड के ऊपर नेट करना है, और ये नेट है तो इसको क्या करना है, पर्ल करना है। ये ऐसे जा रहा है ना आपका काम, पहले इधर से इधर जा रहा है, फिर सेकंड रो में इधर से इधर जा रहा है। इसलिए जब हम इसकी की लिखेंगे ना, मतलब इसका रेफरेंस लिखेंगे कि ये सिंबल किसको शो कर रहा है, ये लाइन वाला, तो इसका हम लिखेंगे पर्ल ऑन राइट साइड एंड निट ऑन रॉन्ग साइड। यानी अगर आप अपनी रॉन्ग साइड के ऊपर हैं तो इसको आपने नेट करना है, और अगर आप अपनी राइट साइड के ऊपर हैं तो इसको आपने पर्ल करना है। मेरा ख्याल है कि कंफ्यूजिंग नहीं होगा। अगर आप इसको एक दो बार दोबारा बार बार सुनेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। सोल पर्पस, मेरा जो मेन मकसद है, जो मैं चाहती हूँ, वो ये कि आप अपनी निटिंग को, एक तो जो आपकी निटिंग है, जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर पढ़ना सीख लें, और दूसरा ये कि आपने उस निटिंग को, अपनी जो आपने की है उसको आपने लिखना कैसे है, अपने काम के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर उसको सिंबलाइज कैसे करना है, और आपने उसको लिखना कैसे है अपने अगले वक्त, अगले टाइम के रेफरेंस के लिए, कि आपने अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट उसी को रिपीट करना हो तो आपने उस रेफरेंस के लिए उसको लिखना कैसे, ये आप सीख जाएं। ये मेन पर्पज़ है। तो अब हमने इसी
पैटर्न को रिपीट करते हुए 8 इंच तक अपनी बीनी कंप्लीट करनी है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी लुक कैसी आती है। ये देखें कि मेरे पास 8 इंच तक ये अपना जो हम बना रहे थे ट्यूब सी बन रही है हमारी हैट की, ये कंप्लीट हो गई है। सही मेजरमेंट मैं आपके साथ इसकी शेयर करती हूँ। ये देखें, ये हमारा कास्ट ऑन एज है, ये हमारा आखिरी राउंड था। ये 8 से थोड़ा सा ऊपर ही है। अब हमने इसकी क्राउन शेपिंग करनी है। अच्छा, क्राउन शेपिंग से पहले आपने एक बात का ख्याल ये रखना है कि आपने अपना जो हैट का 8 इंच है ना, वो यहाँ पे कंप्लीट करना है कि आपके पास जो आखिरी राउंड आए ना, वो आपका पहला राउंड होना चाहिए। यानी आपके पास डिक्रीजिंग करते वक्त सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले 2 नेट हों, फिर पर्ल हो, फिर 3 नेट हों, फिर पर्ल हो, ये वाला सीक्वेंस आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको डिक्रीज़ करेंगे। अब आप ये देखें, ये आपका नेट स्टिच था, ये जो स्लोप बन रही है, जो स्पीड ब्रेकर से बने हुए हैं, जो बम्प नीचे की तरफ जा रहा है नेट के इधर और नेट के इधर, ये सीड स्टिच है। और जो नीचे की तरफ बेंड हुई हुई लाइन है ना, ये आपका पर्ल स्टिच है। अब जब आप इसको इन्वर्ट करेंगी ये इस तरह से, तो ये आपके नेट स्टिच की जगह ये पर्ल आ गया, और सीड स्टिच की जगह सीड स्टिच ही रहा, और ये नेट का, ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। यानी आप अंदर की साइड भी निकालेंगी तो आपके पास यही पैटर्न आएगा। अब जो सबसे आसान तरीका है क्राउन शेपिंग का, वो ये है कि आपने एक राउंड में डिक्रीज़ करना है और एक राउंड आपने बगैर डिक्रीजिंग के करना है। हमारे पास 4 स्टिचेस की पैटर्न रिपीट है, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं 4 स्टिचेस के ऊपर डिक्रीज़ करेंगे। हमने 72 स्टिचेस लिए थे, तो हमारे पास इस राउंड में 18 स्टिचेस डिक्रीज़ हो जाएंगे। हाँ, 18 स्टिचेस डिक्रीज़ होंगे। और डिक्रीज़ हमने करना है SSK से, स्लिप स्लिप नेट 2 टुगेदर। सही। अब अगला हमारे पास पर्ल स्टिच था, इसको हमने पर्ल ही रहने देना है। ये तीसरे वाला स्टिच है, और ये चौथा है ना, चौथा इस राउंड में हमारे पास पर्ल होता है, तो इसको हमने पर्ल करना है। इस टाइम पे भी हमारे पास हमारा ग्राफ काम आएगा। ये देखें, ये हमने क्राउन शेपिंग कहाँ से शुरू की है। पहला राउंड आपने करना है 2 नेट, 1 पर्ल और 1 नेट। ठीक, इन दोनों को हमने एक कर दिया, और ये लेफ़्ट साइड पे लीन कर रहा है ना, तो ये इस तरह से सिंबलाइज़ किया। इस पर्ल को हमने पर्ल ही करना है, और ये जो नेट स्टिच है इसको हमने पर्ल करना है। तो ये हो गया, ये आपके पास क्राउन शेपिंग का पहला राउंड, ये आपके पास दूसरा राउंड। अब तीसरे राउंड में क्या करना है, ये नेट स्टिच था, इसको नेट ही रहने देना है। ये पर्ल था, ये पर्ल ही रहेगा, और इसको हमने ऑपोजिट करना है। ये हमारे पास आएगा नेट स्टिच। सही। फिर ये चौथे में हमने क्या करना है, इसको नेट कर लेना है, ऐसे। सही, ये नेट था, इसको पर्ल करना है। पांचवे में क्या बनेगा, ये नेट और ये पर्ल। और छठे में हमने क्या करना है, इसको फिर से क्राउन को नेट SSK करके नेट 2 टुगेदर कर लेना है। और इसके बाद हमारे पास जितने लाइव स्टिचेस होंगे उनको हमने धागे में पुरो के खींच के अपना क्राउन शेप कर लेनी है। तो ये इस तरह से ये हमारा सीक्वेंस चलता जाएगा। 4 को हम 3 करेंगे, 3 को फिर उसी तरह राउंड में रहने देंगे, फिर 3 को 2 करेंगे, फिर एक राउंड बनाएंगे नेट 1 पर्ल 1 के रिब में, फिर आखिर में हम नेट 2 टुगेदर या SSK करके आखिरी राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो एंड पे हमारे पास ये बचेंगे 18 स्टिचेस। हाँ, 18 या 18 बचेंगे ना, यहाँ पे 18 बचेंगे, फिर आप उसके बाद एक और करके उसको 9 कर लें। सही। तो ये इस तरह से हमारे पास ये क्राउन शेपिंग आएगी। SSK और पर्ल 2 इसी सीक्वेंस से आप चलते जाएं। S स्लिप स्लिप नेट 2 टुगेदर और पर्ल 2।
स्लिप स्लिप, knit 2 together, पर्ल 2। इसका फ़ायदा ना सिर्फ ये होता है कि जब हम पैटर्न में रहते हुए ही डिक्रीज़ करते हैं ना, तो हमारी जो कैप की शेप होती है ना ऊपर से जो क्राउन की है, वो बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत सी पैटर्न के अंदर ही आती है, वो कहीं से डिस्टर्ब हुई नज़र नहीं आती है। ये हमने एक डिक्रीज़ राउंड कंप्लीट कर लिया है। देखें अब इसके बाद हमारे पास सीक्वेंस क्या था। ये हमने जो सीक्वेंस बनाया था, इस डिक्रीज़ राउंड के बाद नेट 1 पर्ल 1 नेट 1 नेट 1 पर्ल 1 नेट 1, तो हमारे पास ये सीक्वेंस आएगा। इसी को हमने इस राउंड को हमने बनाना है। नेट 1 पर्ल 1 नेट 1, फिर ये नेट 1 पर्ल 1 नेट 1। ठीक, इसी तरह ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा और फिर से दोबारा से हमारे पास डिक्रीज़ राउंड आ जाएगा। फोर्थ राउंड हमारे पास डिक्रीज़ राउंड है, तो ये हमने करना है एसएस के और पर्ल 1। तो ये हम करते हैं। पहला हमारे पास नेट स्टिच था, इसको स्लिप किया, ये पर्ल स्टिच था, इसको स्लिप किया और इसको एसएस के कर लिया, और अगला हमारे पास नेट है तो इसको हमने पर्ल करना है। ये है ऐसे। ये डिक्रीज़ राउंड फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ राउंड है, उसमें हमें पता चल रहा है ग्राफ से कि नेट 1 पर्ल 1 नेट 1 पर्ल 1 की रिपीट है। अब आप ये देखें, यहाँ पर भी आपके पास नेट 1 पर्ल 1 है सिलाई पे, नेट 1 पर्ल 1 नेट 1 पर्ल 1 नेट 1 पर्ल 1। ये सारे इसी तरह होंगे। फिर सिक्स राउंड में हमने एसएस के कर लेने, हर स्टिच को एसएस के कर लेना, 2 का 1 2 का 1 2 का 1 कर लेना, और ये हमारे पास क्राउन कंप्लीट हो जाएगा। ये डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई है। अच्छा, मैंने सिक्स राउंड के बाद ना एक रेगुलर राउंड किया है जिसमें मैंने सारे स्टिचेस को नेट किया। मेरे पास 16 स्टिचेस बचे थे। ये देखें, इस सिक्स राउंड के बाद ना सारे स्टिचेस को दो दो का जोटा लगाने के बाद मैंने एक राउंड और किया है जिसमें मैंने सारे स्टिचेस नेट किए हैं, और फिर एक राउंड किया है जिसमें मैंने दोबारा से 2 का 1 2 का 1 2 का 1 किया है। तो मेरे पास एंड पे 3 और 2 5 और 3 8 स्टिचेस बचे हैं। आपके पास अपने स्टिच काउंट के हिसाब से 7 9 10 कुछ भी स्टिचेस बच सकते हैं, बस आपके पास मल्टीपल ऑफ 4 होना है। मेरे पास 68 स्टिचेस थे, आपके पास अपने स्टिचेस के हिसाब से एक दो स्टिचेस कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आपने इसको इस तरह ये धागा सुई में परो के तो इन सारे स्टिचेस को लाइव स्टिचेस को उतार लेना है। ये हमारे पास ऐसे है। एक दफ़ा और, अच्छा मैं इसको ना एक दफ़ा और गुजारती हूँ। दो, अब आपने इसको ऐसे, ये हमारे पास क्राउन, ये देखें ये हमारे पास कितनी अच्छे तरीके से इसकी शेप आई है। ये देखें कहीं पे भी हमें ये डिज़ाइन अपना जोन सा वो
मतलब मिसमैच होते हुए महसूस नहीं हो रहा, उसका जो फ़्लो है वो उसी में रहा है। अब हमने इसको वीव इन करना है और ये अंदर वाले स्टिच को वीव इन करना है ताकि हमारे पास ये कम्प्लीटली रिवर्सेबल आए। सिर्फ ये देखें, यहाँ पे ये आपको पर्ल स्टिचेस नज़र आ रहे हैं अंदर की तरफ, यहाँ पे ये नेट स्टिचेस हैं, सिर्फ इतना सा इसके अंदर फ़र्क है, बाकी ये कम्प्लीटली रिवर्सेबल है। अंदर बाहर से सेम एक जैसी ये वेरीगेटेड यान है, बाहर से गंदी हो जाए अंदर से निकाल के पहन लें इस तरह से। ये कास्ट ऑन एज है, इसको हमने कैसे करना है, ये है ना, इसको हमने लेके जाना है ये इसे ऐसे, और ये दोबारा से इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास ये चेन हो जाएगी, बन जाएगी। अब आप इसको वीव इन कर लें। आप इसको इस तरह से इसकी ब्रिम फोल्ड भी कर सकते हैं।